और दोस्तों स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग इस टॉपिक के आगे का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इस टॉपिक से 2 क्लासेस देख चुके हैं। इसमें दोनों टॉपिक का मिक्सिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मिडवाइफरी और गिनेकोलॉजी दोनों का आपको कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं इस टॉपिक से और आज उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि यदि हम बात करें तो 34 तक आई थिंक क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो उसके आगे आज 35 से आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर, जो भी अभ्यर्थी एएनएम जीएनएम के हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर होंगे और आपका इस बार रिजल्ट होगा और आप इस बार जॉब ले पाइएगा। तो अब लेट मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, सारे नोट्स मिल जाएंगे जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं और आपका तैयारी बेहतर होते चलेंगे। एग्ज़ाम आते आते आपको दोबारा रिवाइज भी करवा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज सारे कुछ आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। कह रहा है कि डिस्पेरूनिया से आपका क्या मतलब है, या ये भी पूछ सकता है आपका कि डिस्पेनेरिया से आप क्या समझते हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। किसी तरीके से आपसे पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन कि दर्दनाक मासिक धर्म, मतलब कि मासिक धर्म दर्दनाक होना, मतलब दर्दनाक मतलब कि ज़्यादा दुखमय हो, या दर्दनाक रक्त स्त्राव हो, या यौन क्रिया के दौरान दर्द होना, या खाने के दौरान दर्द होना। तो डिस्पेरूनिया जो होते हैं इसका मतलब है कि यौन क्रिया के दौरान दर्द होना, मतलब कि यौन क्रिया के दौरान जब दर्द होते हैं उसको डिस्पेरूनिया कहे जाते हैं। तो इसका मतलब यही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अब आप लोगों को लैंग्वेज को लेकर दिक्कत नहीं आएंगे, हिंदी में ही रहेगा, जिसको दिक्कत आएंगे वो बता दीजिएगा। अगला है कि फाइब्राइड की जीवन के लिए खतरनाक पैदा करने वाली जटिलता निम्नलिखित में से कौन सी है। लंबे समय तक रक्त स्त्राव होना, या शिव संक्रमण के कारण जो पेरिटोनिस होते हैं वो, या सार्कोमा, या उपयुक्त सभी। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो ये सभी इनके रीज़न है, इसके जटिलता का ये सभी कारण है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, जो आप लोग जिसे सरकारी ऑप्शन भी कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय फाइब्राइड का जो क्लासिकल लक्षण है, मतलब कि फाइब्राइड का क्लासिक गर्भाशय के जो फाइब्राइड होते हैं उसके क्लासिकल लक्षण इसमें से कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका लक्षण जैसे कि दिया है कि मोनोरेजिया, तो यही इसका मतलब कि मेन लक्षण और फाइब्राइड का क्लासिकल लक्षण भी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। तो उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन है, मतलब कि एक पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप लोग देख लीजिए, और एक पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे को एक जगह रखा गया है ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, कि उस पॉइंट से रिगार्डिंग जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो वहाँ पर सारे टाइप का उससे कोई बनने वाले क्वेश्चन आपको मिल सके। क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम होंगे, मतलब कि एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, एक शिफ्ट में तो होगा नहीं। तो किसी में अगर फाइब्राइड के मतलब रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं तो किसी में ये क्वेश्चन आ जाएगा, किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए सभी टाइप का क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि गर्भाशय फाइब्राइड अधिक आम है क्या।
और प्रसव पूर्व महिला, या रिजोनिवृत्ति के बाद महिला, या मल्टी पैरिटी, या चौथा ऑप्शन क्या है 35 वर्ष की उम्र की बाद। तो ये कब होती है? तो ये आपका प्रसव पूर्व महिला जो होती है, गर्भाशय फाइब्राइड अधिक, मतलब कि उसमें आम होती है, मतलब अधिक उसमें देखने को मिलती है गर्भाशय प्रसव पूर्व महिला में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल्यांकित जो प्रजनन तकनीक है उसके स्वास्थ्य, मतलब कि मूल्यांकित प्रजनन तकनीक के स्वास्थ्य संबंधित खतरों में शामिल है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन मूल्यांकित प्रजनन तकनीक के स्वास्थ्य संबंधित खतरों में शामिल है। पहला है आपका एकाधिक गर्भावस्था, या स्थानिक गर्भावस्था, मनोवैज्ञानिक तनाव, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये सभी क्या है? तो मूल्यांकित प्रजनन तकनीक जो स्वास्थ्य संबंधित खतरों में शामिल ये सभी है। मनोवैज्ञानिक तनाव भी, एकाधिक गर्भावस्था भी, या अस्थायी गर्भावस्था भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम गर्भधान क्या कह रहा है? कृत्रिम एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो नेचुरल फेनोमेना होता है प्राकृतिक रूप से वो प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम जो मतलब डॉक्टर्स या मानव के सहायता से जो किए जाते हैं वो सारी चीज़ें क्या होते हैं? तो कृत्रिम होती है। तो वही कह रहा है कि कृत्रिम गर्भधान के दौरान गर्भाशय गुहे में डाले जाने वाली जो धूलों और केंद्रित शुक्राणुओं की मात्रा कितनी होती है। जैसे अगर कृत्रिम की हम बात कर ले तो जैसे क्या होता है, एक तो नेचुरल फेनोमेना है गर्भधारण करने की, कि मतलब कि पुरुष का स्पर्म महिला के जो गर्भाशय में जाने से मतलब कि गर्भधारण होते हैं। एक होता है क्या, मतलब कि जैसे कि जिसको सेग्रेगेट मदर्स भी कहते हैं, मतलब कि उसमें भी पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, लेकिन क्या करता है कि मतलब कि उसको दूसरे के बॉडी में, मतलब कि दूसरी महिला के बॉडी में उसको दिया जाता है, उससे भी गर्भधारण किया जाता है। तो वो सब क्या हो गया, एक कृत्रिम रूप ले लिया। और जो नेचुरल फिनोमेना है वो तो आप जानते ही है। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कृत्रिम गर्भधान के दौरान गर्भाशय गुहा में डाले जाने वाली धुले और केंद्रित शुक्राणु की मात्रा जो स्पर्म होती है उसकी मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आपने सुने होंगे कि शाहरुख खान के 2 बेटे हैं, एक का जो अब्राहम शायद नाम है, अब्राहम, तो वो मतलब कि इसी तरीके से मतलब कि फ़ायदा किया गया है, मतलब कि उसकी माँ गौरी नहीं है, मतलब कि दूसरे महिला के जो गर्भाशय में गर्भाशय गुहा होते हैं उसमें स्पर्म शाहरुख खान का दिया गया था, जिससे कि वो मतलब कि गर्भधारण इतने महीने तक बच्चे को रखे थे उसको, और उस माँ को सरोगेट मदर भी कहे जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कृत्रिम गर्भधारण होते हैं उसके दौरान गर्भाशय में डाले जाने वाले जो धुले और केंद्रित शुक्राणु की मात्रा है वो कितना रखा जाता है, 1 ml, 2 मिलीलीटर, या 0.3 ml, या 0.1 ml। ml मतलब कि ml मतलब मिलीलीटर होता है ना, वही लिखा है मिलीलीटर। तो कितना रखा जाता है उस शुक्राणु की मात्रा, तो उसमें 0.3 ml मिलीलीटर की मात्रा उसमें रखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आएंगे इसी रिगार्डिंग। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अंतर्गर्भाशयी, क्या कह रहा है कि अंतर्गर्भाशयी गर्भधान के संकेत निम्नलिखित है। मतलब जो अंतर्गर्भाशयी गर्भधान होते हैं उसका संकेत पूछ रहा है, इसमें से किससे पता चल पाता है कि अंतर्गर्भाशयी गर्भधान का
मतलब कि आरंभ हुआ है या उसका संकेत मिल पाता है। जैसे दिया है कि सर्वाइकल स्टेनोसिस के द्वारा या हाइपोस्फीडियास के द्वारा या एस्थेनॉर्सिया के द्वारा या बार बार गर्भपात होना। तो ये किस संकेत से पता चल पाता है? तो बार बार जो गर्भपात होता है तो उससे पता चल पाता है कि अंतर गर्भाशयी गर्भधान का संकेत है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो बहुत सारे एएनएम बने, जीएनएम बने, बहुत क्वेश्चन जानते भी होंगे, बहुत वैसे तो पढ़े हैं ही सब, और अपने कॉलेज पीरियड में भी पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप लोग अच्छा से जानते भी होंगे। तो इन सब क्वेश्चन में गलती मत करिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इजी जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको बना कर आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इसीलिए जब भी क्लास करते हैं तो क्लास के बाद आप लोग फिर कभी आपको समय मिलता है, जैसे कि पूरा दिन तो एक ही क्लास होते हैं, एक ही क्लास लेते हैं, तो दिन में आप उस पीडीएफ सबको मिला हुआ है, जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं सबके पास पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ को ओपन करके खोल के पढ़ लीजिएगा, या जो प्रिंट आउट निकालने में तो पैसा लग जाएगा, या लिख भी सकते हैं। लेकिन आप जितना क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी करवाते नहीं हैं, तो इसलिए आप उसको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। आधे घंटा लगेगा, पीडीएफ निकाल के अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिसके पास पीडीएफ नहीं है, क्लास में नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूटियल चरण दोष के सामान्य उपचार है? कह रहा है कि इनमें से कौन ल्यूटियल चरण दोष के सामान्य उपचार है? जैसे कि पहला है कि प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, या एस्ट्रोजन थेरेपी, या एंटीबायोटिक्स, या जो डेक्सामेथासोन होता है वो। तो किसके द्वारा मतलब कि ये किए जाते हैं, इसका सामान्य जो दोष होता है उसका उपचार किए जाते हैं? तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी के द्वारा किए जाते हैं। जो सैल्यूटियल चरण के जो दोष होते हैं उसका सामान्य उपचार इससे किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कुछ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको आता है जिसका आंसर वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग आंसर भी कर सकते हैं। कह रहा है कि महिलाओं में बांझपन के लिए जो ओव्यूलेशन की जो ओव्यूलेशन के लिए जो प्रेरित करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? मतलब कि महिला में जो बांझपन देखने को मिलता है उस ओव्यूलेशन को जो ओव्यूलेशन करवाते हैं ना महिला, ओव्यूलेशन मतलब कि ज़्यादातर महिला करवा लेते हैं, तो उसको प्रेरित करने के लिए किस दवा का मतलब कि क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है? जैसे कि इसमें दिया है कि क्लोरोफिन साइट्रेट या एफएसएच। ये तो एक क्या है, प्रोसेस है। एफएसएच मतलब कि क्या होता है, मतलब इसके बारे में हमने आपको बताए थे कि जब गर्भ धारण करते हैं तो उसमें एक हार्मोन निकलता है, जिससे कि मतलब कि पेशाब और ब्लड में जाने से पता चल पाता है कि कोई महिला गर्भवती हुआ है या कितने दिनों से है, उसमें गर्भवती किस तरीके से रूप ले रहा है, कैसे फैल रहा है, ये सब हमने स्टार्टिंग में बताए हुए भी थे, पूरी डिटेल्स में एफएसएच के बारे में बताए हुए थे। तो ये तो होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। अगला है कि GnRH, सॉरी इसमें क्या कह रहा था, मतलब कि उसके लिए दवा के किस दवा का उपयोग किया जाता है ये कहा जा रहा है, तो ये भी उसके लिए करेक्ट है। क्या है, ये भी उसका सही आंसर है। एफएसएस भी है, GnRH भी है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग एंटी स्पर्म एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है। कह रहा है कि किस दवा का उपयोग एंटी स्पर्म और एंटीबॉडी के उपस्थिति के कारण बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये किसका किया जाता है? तो ये डैक्सेथाइसिन के द्वारा मतलब कि उसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डैक्सेथाइसिन मेडिसिन का उपयोग इसमें किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वीर्य में जो फ्रुक्टोज होटल सामग्री की अनुपस्थिति इंगित करता है। वीर्य में जो फ्रुक्टोज होटल जो सामग्री है वो अगर नहीं है, उसमें अनुपस्थिति है, तो वो क्या चीज़ का इंगित करता है, क्या चीज़ का इंडिकेशन करता है, क्या चीज़ को सूचित करता है? एक वृषण की अनुपस्थिति, या प्रोजेस्टेरॉन ग्रंथि की जन्मजात अनुपस्थिति, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अनुपस्थिति, या जो सेमिनल जो पुटिका की जन्मजात अनुपस्थिति। तो ये जो वीर्य में फ्रुक्टोज होटल सामग्री की अनुपस्थिति इंगित करता है क्या चीज़ का? तो सेमिनल जो पुटिका होती है उसकी जन्मजात अनुपस्थिति को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह स्थिति जिसमें कि शुक्राणु में जो रूपात्मक पशु शुक्राणु की संख्या अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि उस स्थिति जिसमें कि शुक्राणुओं में जो रूपात्मक पशु शुक्राणुओं की जो संख्या है वो अधिक होती है, उसको क्या कहा जाता है? एस्पर्मिया, या एजोस्पर्मिया, या एस्थेनॉर्फिया, या ट्रेस्टोजॉर्पिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? टेस्टोट्रोजोस्पिरिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है शुक्राणुओं से ही रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं की मृत्यु दर में कमी को कहा जाता है। शुक्राणुओं का अगर मृत्यु दर में कमी आती है तो उसे क्या कहा जाता है? और जैसे कि एस्पर्मिया, या एजोस्पर्मिया, या एंथोनॉर्स्पर्मिया, तो उसको क्या कहा जाता है? तो एंथोनॉर्स्पर्मिया कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब शुक्राणुओं की मृत्यु दर में कमी आती है तो उसको एस्थेनॉर्स्पिया कहा जाता है। अब 50 क्वेश्चन तक अराउंड कर लेते हैं आज, और उसके आगे का क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें कि शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि उस स्थिति को क्या कहता है जब शुक्राणुओं में शुक्राणु ही अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको एस्थेनॉर्स्पिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एस्थेनॉर्स्पिया कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीर्य निर्माण की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है? वीर्य निर्माण की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो उसको एजोस्पिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजोस्पिया कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एजोस्पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य वीर्य का पीएच। हम लोगों ने इससे पिछला जो क्लास थे वहाँ पे हमने मिलान वाला जो क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिले थे वीर्य को लेकर कि मतलब कि उसका पीएच या एसिडिक होता है, किस नेचर का था, वो वहाँ पर देखने को मिले थे। यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य वीर्य का पीएच कितना होता है?
तो इसका पीएच कितना होता है, तो वहाँ पर एसिड था ना, क्षारीय होते हैं, क्षारीय नेचर का था ना कि वीर्य क्या होता है, तो क्षारीय नेचर का होता है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय नेचर का होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उसका वैल्यू, पीएच का वैल्यू 7.2 से 7.8 के बीच में, यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिएगा, 7.8 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये 7 से जब ये ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। 7 से नीचे रहते हैं 6, 5, 3, 4, 2, तो ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे आगे की क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आगे की क्वेश्चन हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत आते हैं जो भी क्लास में जुड़े हैं तो वहाँ से आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।